यूएस और ईरान के बीच जो अभी वर्तमान में एक युद्ध चल रहा है, जिसमें कभी हाँ कभी ना वाले स्थिति में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं और ऑड डे पे वो पीस डील कर रहे होते हैं और इवन डे पे वो फिर से लड़ाई छेड़ देते हैं। इस पूरे युद्ध का अब जो असर होना है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो भारत में भी धीरे धीरे दिखने लगा है। एक तो ये रीजन है कि भारत में अभी एक बड़े राज्य में चुनाव था पश्चिम बंगाल में, और उस चुनाव की वजह से भी लोग कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा डिले किया गया इसके इम्पैक्ट को। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसमें हाइक हुई और पिछले 15 दिनों में 3 बार उस पर हाइक हो चुकी है। और उसकी वजह से लोगों के बीच में ये डर भी है, लोगों के बीच में एक ये समझ भी पैदा हो रही है कि अब धीरे धीरे इस युद्ध के असर पे जो पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज हुई है और उन पेट्रोलियम प्राइसेस के इंक्रीज होने से जो महंगाई अभी तक आरबीआई के बहुत सारे एफर्ट्स और गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स की वजह से कंट्रोल में थी, उस महंगाई में भी एक बढ़ोतरी होने की संभावना है और वो बढ़ोतरी लगभग अब तो दिख भी रही है। और इस पूरे युद्ध के असर ने एक तरह से भारतीय इकोनॉमी को थोड़ा बहुत हैम्पर करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इस तरह से हुई है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में पिछले 15 दिनों में, जैसा मैंने बताया, 3 बार प्राइस हाइक हो चुका है। इसके साथ साथ सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़े हैं और सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ा है। माल ढुलाई के खर्च की वजह से एक महंगाई है। दूसरा, बहुत सारे उद्योगों में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके लिए भी जो सीएनजी और एलपीजी इन सब की सप्लाई डिसरप्शन की वजह से उनके लिए भी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है और कॉस्ट इंक्रीज होने का सीधा सीधा इफेक्ट उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस हाइक पे भी आने ही वाला है। और ये डबल साइडेड इंपैक्ट है, क्योंकि एक तो एनर्जी प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, दूसरी भारत की जो करेंसी है उस करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके वैल्यू में, और वो डॉलर के अगेंस्ट लगातार गिर रही है। अभी हाल ही में वो 2-3 दिन पहले 97 रुपीज तक पहुंच गया था, जो कि लाइफ टाइम हाई है। अब ये जो रूपी फॉल है, ये रूपी फॉल पोस्ट वॉर इफेक्ट नहीं है। वॉर के पहले भी भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन ये भी है कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, यानी यूएस में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई हैं, जिसकी वजह से जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग इंडिया से पूरे के पूरे कैपिटल को निकाल रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों में लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने और एफआईआईज ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी नेट वो इंडिया से कैपिटल उन्होंने निकाला है और उसको यूएस में चूंकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से भी रूपी की प्राइस डेप्रिसिएट हुई है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। और रूपी इसलिए भी ज्यादा कमजोर दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में रूपी ने अपने काउंटर पार्ट जितने करेंसीज हैं, एशियन जितनी करेंसीज हैं या जो इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज हैं, उसमें पिछले 5-7 साल में अच्छा परफॉर्म भी किया था। इसलिए उसका अंडर परफॉर्मेंस भी उतना ही इफेक्टिव है और उतना ही ज्यादा विजिबल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल के, जो वो दूसरी बार फिर से प्रेसिडेंट बने हैं, और उसके लिए उन्होंने अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन वर्ल्ड कंट्रोल को जिस तरह से बचा कर रखने के लिए और उसको स्ट्रांग करने के लिए वो अपना एक डेस्परेट कोशिश करते दिख रहे हैं। और जिस तरह से ईयू, इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया, चाइना, इवन रशिया द्वारा लगातार उनके इस हेजेमनी को चैलेंज किया जा रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर को लगातार चैलेंज किया जा रहा है, इससे उनके एफर्ट और डेस्परेट हो गए हैं, उनकी पॉलिसीज और डेस्परेट हो गई हैं। और वो डेस्परेट पॉलिसीज का ही इफेक्ट है कि एक ऑयल क्राइसिस, एक मैन मेड ऑयल क्राइसिस वर्ल्ड में क्रिएट किया गया है, जिससे कि बहुत सारी इकोनॉमीज पर असर हो रहा है और वो असर इंडिया पे भी अब दिख रहा है। हालांकि इंडिया पे वो असर कम है, इंडिया में प्राइस हाइक्स उतने नहीं है जितने दुनिया में हो गए हैं, इंडिया में पेट्रोलियम प्राइसेस की हाइक उतनी नहीं हुई है जितनी दुनिया में हो गई है। अब ये लोग तो हमेशा से ये कह रहे थे, हमेशा से सरकार की आलोचना, इंडियन इकोनॉमी की आलोचना की जा रही थी कि अब क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था तब भी इंडिया में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, इसलिए आज क्रूड जब महंगा हुआ है
उसके इफेक्ट में ही इंडिया ने अपने प्राइसेस वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज के अपेक्षा कम हाइक की है पेट्रोलियम प्राइसेस को, और कम पेट्रोलियम प्राइसेस को हाइक करने की वजह से इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के इन्फ्लेशन से कम दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सबको कहानी पता है कि 20% वर्ल्ड का जो ऑयल इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ऑयल बिजनेस जो है वो उसी होके होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से, और 25% जो नेचुरल गैस का बिजनेस होता है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो उसने भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया ही है, पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट किया है, पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम प्राइसेस हाइक हुई हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइसेस हाई रखी, और प्राइसेस हाई रखने की वजह से एक बफर फंड बना इंडियन गवर्नमेंट के पास, जिससे उन्होंने अपने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के पुश को, और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है उसको उन्होंने एक गति दी। और इसकी वजह से जब प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा थी, इसलिए जब आज प्राइसेस क्रूड की हाई हुई है तो इंडिया में प्राइसेस उस लेवल पे हाई नहीं किया गया है जिस लेवल पे अदर कंट्रीज में हुआ है। अब ये तो क्लियर है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और डोमेस्टिक कंजम्पशन की इकोनॉमी है। इंडिया का बहुत सारा कंजम्पशन जो है वो पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है, क्योंकि वहां से इंपोर्ट किया जाता है, और इसमें पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा रोल है, इसके साथ साथ गोल्ड का एक बड़ा रोल है, और फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा रोल है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स भी कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। इसलिए फर्टिलाइजर्स भी इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी भी है, एक बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। इसके अलावा कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो यहां पर एनर्जी किया कंजम्पशन भी ज्यादा है, और वो भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ इंडिया में एक हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि गोल्ड की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत रहती है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन रहता है, और वो गोल्ड भी हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। इसलिए ये तीन चीजें मिलकर इंडिया के इंपोर्ट बिल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, और उसमें चूंकि ऑयल और एनर्जी मार्केट अभी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, इसलिए इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो मेन एक्सपोर्ट है वो आईटी और मेडिकल के सेक्टर में रहता है, और जब अभी एआई आया है, और चूंकि एआई नया नया आया है इसलिए उसका इफेक्ट भी दिख रहा है, और उसका इंपैक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर पे पड़ा है। इसलिए दो तीन चीजें एक साथ प्रॉब्लम आई हैं, और इन दो तीन चीजों के प्रॉब्लम की वजह से इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा इफेक्ट ज्यादा अपने को अभी अचानक से दिखने लगा है। अब ऑयल प्राइसेस या एनर्जी इंपोर्ट हाई होने की वजह से और रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से ये हो गया है कि इंडिया में जो ऑयल प्राइसेस है उसमें हाइक किया गया है, और ऑयल प्राइसेस अगर हाइक होती हैं तो ओवरऑल ये पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन को, पूरे के पूरे सप्लाई चेन को इफेक्ट करती है, और इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन ये महंगाई इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है, और इतनी भी ज्यादा नहीं है जिसको हम ये कहें कि वो महंगाई इकोनॉमी को हर्ट करने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी अपना इन्फ्लेशन रेट का एक टारगेट रखा है, और उस टारगेट से बहुत अच्छे कंट्रोल में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है। इसकी वजह से अगर थोड़ी महंगाई अभी बढ़ती भी है तो वो महंगाई भी वेल विद इन गवर्नमेंट टारगेट्स है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी वैसा अभी नहीं है। हाँ, ये है कि कंजम्पशन को इफेक्ट कर सकता है, एक महंगाई आएगा जिसकी वजह से लोगों के लाइवलीहुड के, लोगों के सर्वाइवल को थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि इसकी वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाए और अर्थव्यवस्था ही मतलब खत्म होने की तरह पर आ जाए, जैसा कि कुछ लोग फिर से फ्रेजाइल इकोनॉमी के लिए फ्रेजाइल 5 में इसको काउंट कर रहे हैं, कुछ तो इसको फ्रेजाइल 5 के बदले फ्रेजाइल 2 कह रहे हैं, टर्की के साथ इंडियन इकोनॉमी को रखना है। ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो रोबस्ट हैं। इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो नियरली $700 बिलियन है, जो कि अपने पीयर्स में बहुत अच्छा है। इसके अलावा इंडिया में जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो काफी हाई है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन हाई होने की वजह से इंडिया आज भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, लोगों के इंटरेस्ट वाला मार्केट है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में अपना कंजम्पशन, अपना मार्केट ढूंढती है। इसलिए अगर इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हर्ट कोई करता है तो अल्टीमेटली वो अपने देश की भी इकोनॉमी को हर्ट ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हाल ही में 16th इकोनॉमिक जो कमीशन है, 16वां वित्त आयोग,
उसके जो अध्यक्ष है अरविंद पानगड़िया, उन्होंने आरबीआई को ये सजेशन दिया है और आरबीआई के साथ साथ सोसाइटी को ये मैसेज दिया है कि जो हम लोग बार बार ये रूपी के डिवैल्यूएशन और रूपी के डेप्रिसिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान है, वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। और इसका रीजन ये है कि इंडिया की इन्फ्लेशन जो है वो वेल कंट्रोल्ड है, और अगर इंडियन रूपी डेप्रिसिएट होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो अभी पूरे देशवासियों से अपील की है कि वो कंजम्पशन में ऑयल के कंजम्पशन को कम करें, एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल करें और साथ साथ वो गोल्ड के कंजम्पशन को कंट्रोल करें, इसके लाइन में ही है अगर इंडियन रूपी डिवैल्यूएट होता है। क्योंकि इंडियन रूपी अगर डिवैल्यूएट होता है तो जो कंजम्पशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा, लोग थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे और अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ऐसी चीजें जो उसको हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है उसका कंजम्पशन थोड़ा स्लो हो, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा आगे ना बढ़े और हमें ज्यादा अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को डेप्रिसिएट न करना पड़े, ज्यादा खर्च न करना पड़े। और ये बार बार जो एक बात कही जा रही है कि इंडियन रूपी इतना डिवैल्यूएट हो गया है और एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है कि 100 रुपीज एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो आदरणीय अरविंद पानगड़िया ने यही कहा कि 100 रुपीज उसी तरह है डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी की वैल्यू जिस तरह 99 या 101 है। और इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की बजाय जो पॉलिसीज हैं आरबीआई की, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं और जिन पॉलिसीज के तहत उन्होंने अभी तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, डेफिसिट को कंट्रोल में रखा और टारगेट्स के अकॉर्डिंग रखा, गवर्नमेंट को और आरबीआई को उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बजाय कि इस साइकोलॉजिकल बैरियर पे ध्यान देने के कि 100 रुपीज होगा या नहीं होगा। ये जो रूपी का डेप्रिसिएशन है, जो गिरता हुआ रुपया है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाया जा रहा है, ये दरअसल गिरता हुआ रुपया एक तरह से आज के डेट में इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट ही है। वो इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को पुश किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को पुश किया जाए और साथ ही साथ फॉरेन डिपेंडेंसी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए। इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए जिन भी मेजर्स की बात गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि आप गोल्ड का कंजम्पशन कम करें, आप फॉरेन ट्रिप खत्म करें, आप ऑयल और एनर्जी के कंजम्पशन को कंट्रोल करें, वो इसी लाइन में है कि अगर रूपी डेप्रिसिएट होता है तो महंगी होगी ये चीजें और महंगी होगी ये चीजें तो इनके कंजम्पशन में कंट्रोल आएगा। और ये ओवर मैक्रो लेवल पे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम लोग ज्यादातर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और कंजम्पशन बेस्ड जब इकोनॉमी है, जब हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा है तो हम लोगों को अपना जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमारा है, हमारी इकोनॉमी तो उसी पे चल रही है और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला है कि हमारे इंपोर्ट्स घट जाएंगे, हाँ एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे सॉरी। हाँ ये जरूर होगा कि हमारे इंपोर्ट बिल जो बढ़े हुए हैं उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ये एक क्राइसिस से ज्यादा एक मौका है जो कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो पुश गवर्नमेंट लगातार पिछले कई सालों से कर रही है उसको एक पुश देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा मौका है। और गवर्नमेंट को भी इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर इन चीजों को और पुश करने की जरूरत है, इन चीजों को और पुश करना चाहिए और पब्लिक को इसमें जरूर गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप सोलर के लिए जो पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना है, अगर उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का अपने घर में लगाते हैं तो आप एनर्जी कंजम्पशन को बहुत हद तक बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और इससे पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा इंपैक्ट रहेगा, पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। अब जो इकोसिस्टम है, जो अपोजिशन है, उसका तो लगातार ये काम ही है कि वो हर चीज को अपोज करें। यहां तक कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने फॉरेन ट्रिप किया था, 5 देशों की यात्रा की थी और वो यात्रा दरअसल हमारे फॉरेन रिलेशंस को, हमारे बिजनेस को, हमारे फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करने के लिए थी। उसको भी उन्होंने कहा कि यूरोप चले गए छुट्टियां मनाने। तो इस तरह की बातें तो आती रहेंगी, लेकिन जरूरी बात यह है कि इंडिया का जो इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट, इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो वर्ल्ड पावर है,
इंडिया का जो एक पुश है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को फिर से रीऑर्डर किया जाए, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और चूंकि इंडिया का ये पुश कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को हैम्पर कर रहा है, इसलिए इंडिया की जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट करके इंडिया को इस वर्ल्ड ऑर्डर रिशफल, इस इंडियन वर्ल्ड कंट्रोल और इंडिया का जो वर्ल्ड में एक इंपैक्ट बन रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की एक डेस्परेट कोशिश भी नजर आती है, जो कि एक मैन मेड सिचुएशन है, कंप्लीटली एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, जिसका इंपैक्ट यही है कि एनर्जी मार्केट इंपैक्ट हो रहा है। और चूंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है एनर्जी सप्लाईज का, तो इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर एफर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरे एक भारतीय समाज के लिए चैलेंजिंग समय है, लेकिन इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और न सिर्फ कोशिश करनी चाहिए, निश्चित तौर पर एक समाज के रूप में हम लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी बना के ही निकलेंगे। हमारे सामने कोविड जैसी सिचुएशंस आई थी, हमारे सामने और भी बहुत सारी कोशिशें की गई, हमें बहुत तरह से अभी भी इंपैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे आसपास के कंट्रीज को भी जिस तरह से वहां पर एक रिजीम चेंज की कोशिश की गई, वो सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भारत को जो कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो भारत को इंपैक्ट करनी चाहती हैं, भारत के राइज को नहीं देखनी चाहती, उन शक्तियों ने लगातार अपनी बहुत सारी कोशिशें की हैं। उसी के सीरीज में आज ये जो ऑयल क्राइसिस है, ये जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट किया गया आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियल एनर्जी क्राइसिस जो है वो भी उसी के दिशा में एक और कदम है, और इस चीज को समझना चाहिए। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये वही लोग हैं जो जब गवर्नमेंट बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म करती है तो ये लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। आज भारत हाल ही में अभी कहा गया कि हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके लोग खिलाफ हो गए। किसान आंदोलन हुआ था देश में जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। भारत में लैंड एक्विजिशन और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन लैंड एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने जब ट्राई किया तो उसका भी एक तरह से विरोध किया गया, बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो ये पूरी की पूरी एक डेस्परेट कोशिश है कि इंडिया के जो डेवलपमेंट है, इंडिया का जो इंप्रूवमेंट है, उसको रोका भी जाए और उसके ऊपर शोर भी मचाया जाए। ये निश्चित है कि जो अभी एक आर्टिफिशियल क्राइसिस बनाई गई है, ये क्राइसिस सिर्फ भारत को इफेक्ट नहीं कर रही है, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है। इसलिए ये तो निश्चित है कि ये क्राइसिस बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, लेकिन ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने देश के लिए खड़े हों, हम अपने देश के साथ खड़े हों और हम हर वो कोशिश करें जिससे हमारा देश एक जिस पथ पर चल रहा है, जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिस सामरिक दृष्टि से मजबूत होने के क्षेत्र में, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करके अपनी ऑयल डिपेंडेंसी, अपने एनर्जी डिपेंडेंसी, अपने वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हमें निश्चित तौर पर उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय कि सिर्फ खड़े होकर एक हो हल्ला मचाने के। और अल्टीमेटली इससे जब कंट्री इफेक्ट होती है तो हम आप भी इफेक्टेड ही होंगे। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम कंट्री को इफेक्ट करके, अपने आप को इफेक्ट करके कुछ स्कोर करें, बजाय हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलें और अपने आप को खुद से ही मजबूत करें। निश्चित तौर पर ये यूएस मेड एक सिचुएशन है और यूएस चूंकि ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि यूएस को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ये सही है कि यूएस आज एनर्जी के मामले में नेट एक्सपोर्टर है, तो यूएस को एनर्जी एस्पेक्ट पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर इन्फ्लेशन हाई है, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, और वो इंटरेस्ट रेट्स अगर लंबे समय तक हाई रहते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लोनेस ही आएगा, और वो स्लोनेस वहां के मॉर्गेज रेट्स में दिख रहा है, जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा इशू है। और इस तरह से ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं कर रहा, वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं कर रहा है, यूएस को भी हैम्पर कर रहा है। हालांकि यूएस स्ट्रांग ज्यादा है तो उसके ऊपर इंपैक्ट थोड़ा लेट आएगा, लेकिन जो इंपैक्ट आ रहा है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे हैं।
और ये रिजल्ट में भी दिखेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की सारी कोशिश जो है वो यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस जो नवंबर में होने वाले हैं उसी को इंपैक्ट करने के लिए, उसी को दिखाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये दिखाने के लिए कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए सारे काम कर रहे हैं और अमेरिका स्ट्रांग है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाने के लिए सारी की सारी कोशिश है। लेकिन ये कोशिश बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली है और निश्चित तौर पर यूएस में जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर वही समस्या है कि पिछले टर्म में वो एक रोज सुबह उठ के ट्वीट कर दिया करते थे और उस ट्वीट से वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता था, और अभी वो ट्वीट का बहुत ज्यादा असर तो करता नहीं है। तो अब वो बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम ही कर देते हैं जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर हो रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरह उनके ट्वीट्स का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया, वैसे उनके एक्टिविटीज का असर भी खत्म ही हो जाएगा। और ये अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको वो मैसेज देना चाह रहे हैं, उसको भी ये निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा, और इसका रिजल्ट उनको नवंबर में मिल ही जाना है। और भारत के हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में ये जरूर भारत के लिए एक समस्या है, और ये चूंकि आर्टिफिशियल क्राइसिस बनाई गई है, इसलिए ये एक डेस्परेट कोशिश है उस इनएविटेबल को फिर से रोकने के लिए, जिसमें यह निश्चित है कि भारत राइजिंग कंट्री है, भारत राइजिंग इकोनॉमी है, भारत राइजिंग पावर है वर्ल्ड में, और उसको रोकने के लिए ये एक डेस्परेट कोशिश भर है। बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जहां पर इंडियन डेमोक्रेसी को इफेक्ट करने की कोशिश हो रही है, इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करने की कोशिश हो रही है, इंडिया के राइज को किसी तरह स्टॉल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चूंकि ये इनएविटेबल है तो ये तो होना ही है, बस उसको इंपैक्ट किसी तरह करने की ये कोशिश है। और ये भी उसी तरह औंधे मुंह गिरेगा जिस तरह से कोविड जैसी एक सिचुएशन बनाई गई थी, जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये फियर मॉन्गरिंग की जा रही थी कि भारत में तो बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। लेकिन भारत जिस तरह कोविड जैसे सिचुएशन से निकल आया, निश्चित तौर पर इससे भी निकल आएगा।